हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हैं उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं सेट थ्योरी के बारे में। इसमें हम लोग सेट के बारे में पढ़ाई करेंगे कि सेट क्या होता है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और टाइप्स ऑफ सेट को इसमें हम देखने वाले हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये काफ़ी हेल्पफुल है अन्य चैप्टर को समझने के लिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी। तो सेट में हम लोग आज पढ़ेंगे कि सेट क्या होता है और सेट का टाइप्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेट के बारे में समझते हैं कि इनका जो कंसेप्ट है आया कैसे। तो आप इससे पहले बच्चे में आप बहुत सारे वस्तुओं का कलेक्शन करते थे, जैसे कि विभिन्न प्रकार के सब्जियों का, विभिन्न प्रकार के फलों का या विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का आप कलेक्शन बच्चे में आप लोग करते थे। तो सेट जो होता है ये भी एक तरह से वस्तुओं का कलेक्शन है, ये ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो कलेक्शन करने वाले हैं वह बेहतर तरीके से डिफाइन हो, और यदि बेहतर तरह से डिफाइन अगर ना हो तो उससे सेट का निर्माण नहीं होगा। तो सेट के लिए है शर्त कि बेहतर तरीके से वो डिफाइन होना चाहिए। तो सेट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सेट का जो डेफिनेशन होता है, ए वेल डिफाइन collection of objects is called a set। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी वस्तुओं का कलेक्शन कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, वो वेल डिफाइन होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए, अच्छी तरह से डिफाइन होना चाहिए। आपको जो भी प्रश्न में दिया गया हो, यदि आपको कोई व्यक्ति अगर बोला कि आप ये वस्तुओं का कलेक्शन कीजिए, क्या इससे सेट का निर्माण होगा या नहीं होगा, तो आपको ये जो कलेक्शन करने के लिए दिया गया हो प्रश्न में, तो वह कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेल डिफाइन होना चाहिए, अच्छी तरह से परिभाषित होना चाहिए। यदि उसमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप वस्तुओं का कलेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको जो भी वस्तुओं का कलेक्शन करने के लिए बोला गया हो या दिया गया हो, तो वह वेल डिफाइन होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए, अच्छी तरह से परिभाषित होना चाहिए। यदि आपको प्रश्न जो पूछा गया या आपको दिया गया, यदि वो अच्छी तरह से डिफाइन अगर ना हो तो आप वस्तुओं का कलेक्शन ठीक से नहीं कर पाइएगा। उसमें किसी प्रकार को डाउट होगा तो आप कलेक्शन नहीं कर पाइएगा। तो बेहतर तरीका है जी, आप वस्तु का कलेक्शन जो करने के लिए बोला गया है तो आपको वह वेल डिफाइन होना चाहिए, अच्छी तरह से परिभाषित होना चाहिए, तभी आप कोई वस्तु का कलेक्शन कर पाएंगे। और एक चीज़ में खास बात यह है कि आपको जो भी कलेक्शन करने के लिए बोला गया है, यदि वही प्रश्न को अन्य व्यक्तियों से अगर पूछा जाए तो आपका आंसर, उन व्यक्ति का आंसर या किसी अन्य व्यक्ति का आंसर, सभी का आंसर अगर सेम मिल जाए तो कहने का मतलब ये हुआ कि सेट कहलाएगा। और यदि आपका आंसर अलग आ रहा है, किसी अन्य व्यक्ति से वही प्रश्न अगर पूछा जाए, उनका आंसर अलग आ रहा है, किसी अन्य व्यक्ति से और पूछा जाए तो उनका आंसर अलग आ रहा है, तो डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, तो उससे आप सेट का निर्माण नहीं कर सकते हैं। सेट के लिए शर्त यह है कि आपका आंसर, जो आपको प्रश्न पूछा गया है या आपको जो भी कलेक्शन करने के लिए दिया गया है, तो आपका आंसर, आप जो कलेक्शन कर रहे हैं और अन्य व्यक्तियों से जो कलेक्शन करने के लिए बोला गया है, तो सभी के आंसर सेम होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का वेरी या डिफरेंट या उसमें चेंजेस नहीं आना चाहिए। तो इसमें एक नोट करने वाली बात है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स should not vary, या चेंजेस लिख सकते हैं, चेंज या डिफरेंट, पर्सन टू पर्सन। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी वस्तुओं का कलेक्शन कर रहे हैं वो वेरी, उसमें विभिन्नता या भिन्न नहीं होना चाहिए एक पर्सन टू दूसरे पर्सन। तो जो भी कलेक्शन करने के लिए आपको दिया गया है, आप जो भी वस्तु कलेक्शन कर रहे हैं, तो वेरी नहीं होना चाहिए पर्सन टू पर्सन। तो पर्सन टू पर्सन अगर वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वह सेट का निर्माण नहीं होगा। तो यही है मूल डिफिनेशन। चलिए इसको आपको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाने का प्रयास करेंगे।
जैसे कि आपको एग्जांपल हम दे रहे हैं, द सेट ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑल डे इन ए वीक। तो एक सप्ताह में सभी दिनों का संग्रह करिए। तो आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आपका आंसर आएगा संडे मंडे, या रविवार सोमवार मंगल बुध, ये सब शनिवार तक आएगा, 7 दिन आएगा। तो यही प्रश्न को अगर आपसे हम साथी से अगर यही प्रश्न पूछेंगे तो क्या उनका आंसर अलग आएगा? बिल्कुल यही आंसर आएगा जो आप बोलिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इससे सेट का निर्माण कर सकते, ये आपका सेट कहलाएगा। लेकिन यही प्रश्न में अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता, कन्फ्यूजन रहता, आपका कलेक्शन अलग होता, आपका फ्रेंड का कलेक्शन अलग होता, तो उससे सेट का निर्माण नहीं होता, वह सेट नहीं कहलाता है। चलिए आपको और एग्जांपल हम दे रहे हैं सेट का। तो ये एक नंबर हो गया, 2 नंबर, तो ये क्या जी? यस इट इज ए सेट, यस इट इज ए सेट। ये सेट कहलाएगा कि जो कलेक्शन करने के लिए दिया गया है वो हम कलेक्शन कर पा रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार को कन्फ्यूजन नहीं है, ये पूरी तरह से क्या वेल डिफाइन है, इसमें किसी प्रकार को किंतु परंतु नहीं है। अगला एग्जांपल लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अंग्रेजी अक्षर में जितने भी वॉवेल हैं उनका कलेक्शन कीजिए। तो बताइए ये जो है वेल डिफाइंड है या नहीं है, अच्छी तरह से ये परिभाषित है कि नहीं है। आप जो इनमें कलेक्शन करने वाले हैं तो वह कलेक्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्या आपका आंसर, आपके अन्य फ्रेंड का आंसर या किसी अन्य व्यक्ति का आंसर क्या इसमें डिफरेंट होने वाला है? तो जी बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो इसमें सभी का आंसर सेम आने वाला है। तो इससे आपका सेट का निर्माण होगा। आप उस सेट में लेंगे ए ई आई ओ यू, ये आपका वॉवेल है। सेट को जनरली हम लोग कर्ली ब्रैकेट से उसके एलिमेंट को बंद करते हैं। तो इसमें आपका बेसिकली आएगा क्या? ए ई आई ओ यू आएगा। तो सेट के लिए हम लोग कौन सा ब्रैकेट का यूज करेंगे? तो कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। सेट का जब नामकरण करते हैं, सेट को जब भी हम लोग डिनोट करते हैं तो उसको हमेशा कैपिटल लेटर से यूज करते हैं उसके लिए। तो चलिए इस सेट को हम लोग को एक नाम देते हैं। तो इस सेट का नाम हम दे दिए क्या? ए दे दिए। तो जब भी सेट का नाम देंगे, उसको डिनोट करेंगे सेट को, तो हमेशा अंग्रेजी जो अक्षर होते हैं उनके कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। तो इन सेट का नाम है ए, और सेट में एलिमेंट के रूप में कौन कौन सा है? ए ई आई ओ यू है। सेट के लिए हम लोग कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे? तो कर्ली ब्रैकेट, जो आप मछली ब्रैकेट जानते हैं इसके बारे में आप। तो ये सेट का निर्माण होगा। आपका आंसर, सभी का आंसर, ये प्रश्न को हम किसी भी अन्य व्यक्ति से अगर पूछेंगे तो उनका जवाब यही होगा। तो ये आपका सेट कहलाएगा। चलिए आपको एक और एक प्रश्न देते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। इसमें आपसे प्रश्न में बोला गया है कि आप कलेक्शन कीजिए सभी खतरनाक जानवरों का इस वर्ल्ड में, सभी खतरनाक जानवरों का कलेक्शन करना है। तो आप बताइए क्या आप कलेक्शन कर पाएंगे? क्या आप सभी का आंसर सेम आने वाला है इसमें? तो जी बिल्कुल नहीं आने वाला सभी का आंसर सेम। इसमें सभी का आंसर अलग अलग डिफरेंट आ सकते हैं। यानी आप जो कलेक्शन कीजिएगा इसमें एनिमल्स का, तो आपका ज़रूरी नहीं कि आप सभी का व्यक्तियों का आंसर सेम हो, इसमें डिफरेंट आंसर आ सकते हैं।
तो ये इससे हम लोग सेट का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, नो इट इज ए नॉट ए सेट, नो इट इज नॉट ए सेट। और इससे पहले ये क्या था, यस, इससे हम लोग सेट का निर्माण कर सकते हैं, इट इज ए सेट। यह सेट का एग्जाम्पल है, ये आपका सेट का एग्जाम्पल नहीं है, इससे हम लोग सेट का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको इसी में प्रश्न में अगर ऐसा प्रश्न दे दे कि आप जहाँ पर रहते हैं, जिस गांव में, तो अपने विलेज में जितने भी धनी लोग हैं उनका कलेक्शन कीजिए। तो आप बताइए धनी व्यक्तियों का कलेक्शन हम कैसे करेंगे। यदि आपका अगर 2-3 फ्रेंड है, आप यही प्रश्न को अगर आप तीनों को दे दें, आपके दोस्तों को दे दें, तो आप धनी व्यक्तियों का कलेक्शन कैसे करेंगे। क्या सभी का आंसर सेम आने वाला है? क्योंकि ये धनी व्यक्ति जो है, हम किस आधार पर उसको धनी के श्रेणी में रखेंगे उसको। तो धनी के लिए यहाँ पर कुछ ऐसा, ये प्रश्न जो है आपका बेहतर तरह से डिफाइन ये नहीं है। तो यही प्रश्न में अगर थोड़ा ऐसा हम लिख दें कि आप अपने गांव में जितने भी धनी व्यक्ति हैं जिसका वार्षिक आय 10 लाख से अधिक है या 5 लाख से अधिक है, तो अब आप सभी का कलेक्शन कर पाएंगे, सबका एनुअल इनकम चेक करेंगे और उस प्रकार से सभी का छांट पाएंगे। तो इस प्रकार से रिच पर्सन में, ऑनेस्ट पर्सन में, ये सब में, और जो किसी का जैसे रुचि होगी या विशेषता हो जाता है, उस कारण से हम लोग किसी को छांट नहीं पाएंगे, किसी को हम लोग कलेक्शन ठीक से नहीं कर पाएंगे। जैसे कि इसी प्रकार आपको हम बोलें कि टॉप भारत के सभी बेहतर खिलाड़ियों का संग्रह कीजिए क्रिकेटर का, तो क्या आप कलेक्शन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन यही प्रश्न में थोड़ा सा ऐसा लिख दें कि भारत में उन सभी खिलाड़ियों का संग्रह कीजिए जिनका रन जो है 15,000 से ऊपर है, या मिनिमम कितना कर दें 10,000 से ऊपर है, तो आप इसमें कलेक्शन कर पाएंगे। तो यदि प्रश्न आपको बेहतर तरह से डिफाइन किया हुआ रहेगा तो आप उसमें वस्तुओं का कलेक्शन कर पाएंगे। अगर बेहतर तरह से डिफाइन अगर नहीं किया रहेगा तो आपका आंसर कुछ अलग आ सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति अगर वही प्रश्न को पढ़ेगा तो उनका आंसर अलग आ सकता है। जैसे आप लोग ड्रीम 11 में खिलाड़ी चुनते हैं, क्या सभी का आंसर, सभी ड्रीम 11 के खिलाड़ी एक ही जैसे होता है या एक ही होता है? नहीं होता है। तो इनमें आपका कलेक्शन जो कर रहे हैं ड्रीम 11 के लिए, तो वह आपका आंसर अलग होगा। आप 11 अलग खिलाड़ी चुनेंगे, वो अलग चुनेगा, तो इस प्रकार से सभी का आंसर अलग अलग आ रहा है। तो इस प्रकार से ये सेट नहीं कहलाएगा। तो सेट में एक्चुअली वही सब आता है, वही सब एलिमेंट को हम लोग कलेक्शन करते हैं जो बेहतर तरह से डिफाइन हो, और बेहतर तरह से डिफाइन अगर ना हो तो वह आपका सेट नहीं कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बेहतर तरह से इसको सेट को समझ गए होंगे। यदि फिर भी किसी प्रकार डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं कि ये बिलोंग्स टू क्या होता है और डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है। तो देखिए, इसे हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू, और इसे कहते हैं हम लोग डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये इनका प्रयोग कब करेंगे, इनका प्रयोग कब करेंगे सेट में? इससे पहले आपको हम बता चुके हैं कि सेट के लिए हम लोग करली ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब इनका प्रयोग हम लोग कब करेंगे, इनका प्रयोग कब करेंगे? इनको रीड करते हैं बिलोंग्स टू, हिंदी में कहते हैं सदस्य है, इनको कहते हैं सदस्य नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं इसको। तो चलिए आपको एग्जाम्पल के द्वारा उसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए एक सेट लेते हैं ए में हम लेते हैं 1, 2, 5, 7 और 9 लेते हैं। तो यदि आपको हम कुछ फिल इन द ब्लैंक दे दें, जैसे कि लिख दे 2 खाली जगह डॉट डॉट ए, फिर आपको एक और दे दें 3 खाली जगह ए, 9 खाली जगह ए, तो आपको फिल इन द ब्लैंक में ये चिन्ह भरना है।
तो किस जगह में ये भराएगा, किस जगह में ये भराएंगे। तो देखिए 2 जो है इस सेट ए में 2 है या नहीं है, तो इस सेट का नाम आपका है ए। इस सेट का अगर ये 1 2 5 7 9 क्या कहलाएगा, तो इस सेट का वह एलिमेंट कहलाएगा। इन सभी को हम लोग इस सेट ए का एलिमेंट कहेंगे या इस सेट का मेंबर कहेंगे कि ये 1 2 5 7 9 इस सेट का मेंबर है। तो या इसको एंट्रीज भी बोल सकते हैं। तो 2 बताइए ए में है या नहीं है, तो 2 आपका ए में है, तो हम लोग ये बिलोंग्स टू प्रयोग करेंगे। 3 सेट ए में है नहीं है, तो हम लोग ये काट देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। 9 सेट ए में है, तो हम लोग ये प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप ये भी समझ गए होंगे। सेट चल रहा है, सेट को ऐसे इसके बारे में इस फादर ऑफ सेट कहा जाता है, जॉर्ज कांटर को कहा जाता है, जो कि रसिया देश के थे। तो सेट का फादर किसे कहा जाता है, जॉर्ज कांटर। ये फादर ऑफ सेट, फादर ऑफ सेट किस देश के थे ये, तो ये थे आपके रसिया देश के थे। इसे ही सेट का जनक कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डज नॉट बिलोंग्स टू के बाद हम लोग बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू के बाद समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सेट में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट के प्रकार, सेट के प्रकार। लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा एक टॉपिक छूट गया, आपको पहले वह समझा देते हैं। सेट को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, सेट को डिस्क्राइब करने के तरीके क्या हैं, ठीक है, वो तरीका छूट गया, पहले आपको वही समझाते हैं। या रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो डिस्क्राइबिंग ऑफ ए सेट या रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। तो सेट को हम लोग मुख्य रूप से 2 तरह से हम लोग उसको व्यक्त कर सकते हैं। एक आपका है रोस्टर फॉर्म, दूसरा आपका है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो पहला आपका हो गया रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। दूसरा आपका हो गया, इसका एक और नाम है सेट, इसको बोलते हैं हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है। परीक्षा में इनसे सभी सवाल भी पूछते हैं, कभी रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म, कभी सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म, आपको सवाल देता है। सेट बिल्डर फॉर्म का एक और भी नाम है, इनको बोलते हैं हम लोग रूल मेथड बोलते हैं, रूल मेथड। तो रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम है आपका रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म का दूसरा नाम है रूल मेथड है। तो ज़्यादा फेमस आपका है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म है। तो चलिए हम लोग अब आगे समझते हैं कि ये रोस्टर फॉर्म में आपका जो सेट दिया रहेगा वह किस फॉर्म में दिया रहेगा, और सेट बिल्डर फॉर्म में जो सेट दिया रहेगा वह किस फॉर्म में रहेगा। तो दोनों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और परीक्षा में आपका यह प्रश्न बनता है, परीक्षा में आपका प्रश्न ये मिलेगा, इससे आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रोस्टर के बारे में। रोस्टर मेथड या टेबुलर फॉर्म जो होता है आपका, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये रोस्टर फॉर्म क्या होता है। तो रोस्टर फॉर्म में जो हम लोग एलिमेंटों को लिखते हैं, तो एलिमेंट को सेपरेट करके लिखते हैं, और एलिमेंट के बीच में हम लोग ब्रेक का
कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो एक नंबर आपका जो हो गया रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्म है। ये अधिकतर जितने भी सेट रहेंगे सब इसी फॉर्म में रहेंगे। तो इस फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, इन दिस फॉर्म ए सेट इज डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग एलिमेंट separated by commas within bracket। तो इसमें जो आपका एलिमेंट जो दिया रहेगा वह लिस्टिंग मतलब रहेगा और सभी एलिमेंटों के बीच में कॉमा का प्रयोग रहेगा और वह सारा एलिमेंट सब किसके अंदर रहेंगे, तो इस प्रकार के जो ब्रैकेट हैं इसके अंदर रहेंगे। तो एलिमेंटों के बीच में क्या का प्रयोग करेंगे हम लोग, कॉमा का प्रयोग करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, चलिए आपको एग्जांपल द्वारा समझाते हैं। जैसे कि एक सेट हमने लिया, तो इस सेट में मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये एक सेट है। ये सेट जो है आपका रोस्टर फॉर्म में है। ये सेट आपका किस फॉर्म में है, तो रोस्टर फॉर्म में है। सेट के एलिमेंटों के बीच में कॉमा का प्रयोग किया गया है और सारे एलिमेंट इस ब्रैकेट में बंद हैं। तो यदि इस फॉर्म में, ऐसा फॉर्म में यदि कोई सेट दिया रहता है तो उसको बोलेंगे ये आपका रोस्टर फॉर्म में है। चलिए आपको एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे सेट का बी लेते हैं, AEIOU। तो ये भी आपका जो है रोस्टर फॉर्म में है। ये भी आपका रोस्टर फॉर्म में है क्योंकि एलिमेंटों के बीच में क्या है, कॉमा है और एलिमेंट को आपको लिस्ट बनाकर दे दिया गया है कि कौन कौन सा एलिमेंट है। तो ये बहुत ही मतलब ये रेडीमेड आपको बना कर दे दिया, आपको पता करना कि ये सब एलिमेंट है। ये रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल हो गया। चलिए अब 2 नंबर हम लोग बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है ये इसमें जो रहेगा आपका लैंग्वेज के फॉर्म में प्रश्न लिखा रहेगा, लैंग्वेज के फॉर्म में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो अगला क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स आपको लिस्ट बनाकर नहीं दिया रहेगा। इसमें जो एलिमेंट्स आपका एक लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा रहेगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए कैसा इसका पहले इसका डेफिनेशन क्या होता है वो आपको बता रहे हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है इसका जो डेफिनेशन जो होता है इस फॉर्म का, ये इस फॉर्म में रहेगा। सबसे पहले आपको लैंग्वेज के फॉर्म में इसमें लिखा रहेगा प्रश्न। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी है, विल लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज satisfied by all the element of the set। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में या रूल मेथड में आपका जो सेट जो दिया रहेगा वह बिल्कुल लैंग्वेज के फॉर्म में दिया रहेगा, एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखा रहेगा और आपको लिस्ट मतलब बनाना होगा।
इसमें लिखा था वी लिस्ट द प्रॉपर्टी, और मतलब हम लोग इसमें कुछ गुण या विशेषता को लिखते हैं, और वह गुण या विशेषता जो होती है सारे सेटिस्फाई कर, सभी एलिमेंट को सेटिस्फाई करते हैं, उस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं सभी को वह सेटिस्फाई करते हैं। चलिए आपको एग्जाम्पल द्वारा मदद से समझाते हैं। चलिए एक जो है आपका एक नंबर था, इन्हीं को हम लोग बदलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये बताइए जो आपका जो ए है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 जो दिया गया है, ये जो आपका है अभी आपका रोस्टर फॉर्म है, इसको अगर हम बदल दें सेट बिल्डर फॉर्म में तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे इसको लिखेंगे? तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये सारा सब क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच इज, या लिखें एंड कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 9। तो इसमें सभी प्राकृतिक संख्याओं का कलेक्शन किए हैं, और ये क्या आपका है 9 से कम है। यदि बी को हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये आपका जो बी है ये कलेक्शन किया गया है ऑफ ऑल वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इस तरह के प्रश्न अगर आपको अगर देंगे तो आप सेंटेंस में जो लिखे रहते हैं तो वह सारे क्या होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म का एक और तरीका होता है, हम सेट बिल्डर फॉर्म को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यही सेट मान लीजिए है ऐसे ए, या चलिए मतलब देखिए ये जो आपको दिया हुआ है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो भी एलिमेंट इसमें आ रहे हैं जो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं उन्हें ऐसे लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स satisfies प्रॉपर्टीज। चलिए कोई प्रॉपर्टी है उसको हम क्या मान लेते हैं पी मान लेते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को सभी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। तो सेट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है। चलिए आपको एग्जांपल हम देते हैं, यदि ऐसा फॉर्म में रहता तो क्या करेंगे उसके, तो इस फॉर्म में ऐसा लिखा रहेगा, ए को ही कन्वर्ट करता है इसे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 9। सॉरी, तो ये आपका होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 9, सॉरी लेस देन 9। तो ये आपका रहेगा प्रश्न। तो आपका प्रश्न ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपका है सेट बिल्डर फॉर्म में है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स लेस देन 9। तो एक्स क्या एक प्राकृतिक संख्या है, एक्स एक नंबर है, और वह किस प्रकार से, तो सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स जो है आपका प्राकृतिक संख्या का सदस्य है, और वो आपको लेना 9 से कम लेना है। तो 9 से कम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सा है, तो आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक आएगा। तो आपको ऐसा भी दिया रहेगा। चलिए आपको ये भी देते हैं 2 नंबर। तो बी आपको ऐसा फॉर्म में लिखा रहेगा कि एक्स सच दैट
X is a vowel in अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पर जो बी लिखे हैं इसमें क्या है जी, आपका एक्स सच दैट एक्स, एक्स क्या एक एलिमेंट है, वह क्या है आपका वॉवेल है इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, या यहाँ पर तो ऑल वॉवेल लिखते हैं, ऑल वॉवेल्स, ऑल वॉवेल्स, सभी वॉवेल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो इसमें आप क्या कंसिडर कीजिए, क्या सोचिएगा इसमें आप बोलिएगा ए ई आई ओ यू, यही होगा। तो ये आपका ये दोनों जो फॉर्म बताया गया है ये आपका है सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये सारे सब किस में है, तो आपके रोस्टर फॉर्म में है। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट आपको लिस्ट बनाकर दे दिया रहेगा, एलिमेंटों के बीच में कॉमा रहेगा, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट आपके लैंग्वेज के फॉर्म में एक किसी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ये सारे, और इसमें आपका लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा रहता है। इसमें आपको कभी कभी प्रश्न जो पूछता है, कभी इससे रोस्टर टू सेट बिल्डर और कभी सेट बिल्डर टू रोस्टर, ऐसा सवाल देता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग अभी अध्ययन करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक हमें लगता है कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, सेट के जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के सेट हैं। तो इसमें जो होता है सबसे पहला जो आता है टाइप्स ऑफ सेट में, एक नंबर इम्पटी सेट। तो इम्पटी सेट हम किसे कहते हैं, यदि कोई एक सेट लिया गया है और यदि उस सेट में एक भी एलिमेंट मौजूद ना हो, यानी उस सेट पूरा का पूरा खाली हो, तो उस सेट को हम लोग कहते हैं इम्पटी सेट कहते हैं। तो इनका डेफिनेशन जो है, ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल is called the empty सेट। इनका एक अलग नाम भी है, वो आपका है नल सेट। इसका एक और अलग नाम है वॉइड सेट। तो ये सारे नाम हैं इम्पटी सेट के। तो इम्पटी सेट का अन्य नाम है नल सेट या वॉइड सेट। तो कहने का मतलब ये हुआ, यदि कोई एक सेट आपको दे दिया गया है और उस सेट में अगर एक भी एलिमेंट मौजूद ना हो, पूरा का पूरा खाली हो, तो उस सेट को हम लोग इम्पटी सेट कहेंगे। यदि कोई सेट में अगर जीरो दे दिया गया हो तो क्या वह इम्पटी सेट कहलाएगा? तो बिल्कुल नहीं कहलाएगा। सेट के अंदर एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं होना चाहिए, तो उस सेट को हम लोग कहते हैं इम्पटी सेट कहते हैं। तो देखिए इसको डिनोट किससे करते हैं, तो डिनोटेड बाय फाई। तो इम्पटी सेट को हम लोग डिनोट करते हैं फाई से, या कर्ली ब्रैकेट जो लिखते हैं इसे, ब्रैकेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये आपका हो गया इम्पटी सेट हो गया। तो इम्पटी सेट का अन्य नाम क्या क्या है आप बताइए? तो नल सेट है और वॉइड सेट है। तो ज़्यादा फेमस आपका है इम्पटी सेट है। और नॉन इम्पटी सेट किसको बोलते हैं? तो नॉन इम्पटी सेट क्या जस्ट इसी का उल्टा होता है। तो नॉन इम्पटी सेट में आपके एलिमेंट, उसमें कुछ न कुछ एलिमेंट रहेंगे। तो देखिए नॉन इम्पटी सेट, तो नॉन इम्पटी सेट इसका डेफिनेशन जो होता है,
किस सेट के अंदर में कुछ न कुछ एटलीस्ट वन एलिमेंट जरूर रहेगा। ए सेट containing at least one element, बाकी उससे ज़्यादा भी हो सकता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जिस सेट में कम से कम एक एलिमेंट हो या अधिक से अधिक बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं तो उस सेट को हम लोग कहते हैं नॉन एम्प्टी सेट। तो इन सेट को आपको हम लिख के एग्जाम्पल द्वारा दे रहे हैं कि जैसे सेट ए, ये हो गया या ये हो गया। तो इन सभी सेटों में देखिए कम से कम एक एलिमेंट है, यहाँ पर दो एलिमेंट है, तीन एलिमेंट भी हो सकता है, चार एलिमेंट भी हो सकता है, पांच एलिमेंट भी हो सकता है। तो ये कम से कम एक एलिमेंट रहना ही चाहिए। तो उस सेट को हम लोग कहते हैं नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट जो होता है वो क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है सिंगल। तो सिंगलटन सेट में होता है कि ऐसा सेट लीजिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, तो उस सेट को हम कहते हैं सिंगलटन सेट। ए सेट containing exactly one element is called सिंगलटन सेट। तो जिस सेट में सिर्फ और सिर्फ केवल क्या सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो उस सेट को हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर जो उदाहरण दिए थे यही आपका क्या है, सिंगलटन सेट है, क्योंकि इस सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद है। तो ये आपका हो गया, जैसे एग्जांपल और दे दिया 3 दे दिया। इस सेट में एक एलिमेंट है, एक और लेते एग्जांपल, ये भी आपका एक एलिमेंट है, 0 एक एलिमेंट होता है, ये आपका खाली नहीं कहलाएगा। तो ये आपका सिंगलटन सेट है। चलिए आपको एक और एग्जांपल देते हैं। तो इस सेट में भी एक एलिमेंट है, इसे हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। चौथा नंबर पेयर सेट। तो ये सेट कंटेनिंग exactly 2 element is called पेयर सेट। तो कहने का मतलब ये है जिस सेट में 2 एलिमेंट हो उस सेट को हम लोग पेयर सेट कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पर एग्जांपल देखिए बी में दिए हैं, इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो 2 एलिमेंट हो गए हैं, तो ये आपका पेयर सेट हो गया, इसमें 2 एलिमेंट हैं। आपको एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे ए और ई, इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो जिस सेट में सिर्फ 2 एलिमेंट हो उसे हम लोग पेयर सेट कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इनके बाद आपका हो गया फाइनाइट सेट, हो गया 5वां नंबर, फाइनाइट या फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट किसे कहते हैं, यदि आप कोई सेट दिया गया हो, यदि आप उसके एलिमेंटों को काउंटिंग कर सकते हैं, यानी उसको काउंटिंग करना अगर स्टार्ट करें तो वह उसका एंड पॉइंट अगर पता चल जाए तो उस सेट को हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। फाइनाइट सेट में एलिमेंटों की संख्या सीमित होती है। सेट इन विच द प्रोसेस of counting of element surely comes to end।
तो कहने का मतलब ये है, यदि आप कोई सेट के एलिमेंटों को अगर काउंटिंग कर सकते हैं, गण सकते हैं, उसका अंतिम पॉइंट आपको पता चल रहा है कि ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो वैसे सेट को आप फाइनाइट सेट कहते हैं, जिसमें एलिमेंटों की संख्या फाइनाइट हो, एक निश्चित हो, तो उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए इनका, एक सेट लिए 1 2 3 4 5 7 9, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? तो इसमें एलिमेंटों की संख्या कितनी है? 3 3 6 7 एलिमेंट इसमें है। तो इसके एलिमेंटों को हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं। इसका एंड पॉइंट पता चल रहा है 9 में ख़त्म हो रहा है ये, तो ये आपका हो गया फाइनाइट सेट हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे 2 4 6 8 10 डॉट 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 12 120 कर देते हैं। तो ये बताइए, इसके एलिमेंटों को काउंटिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये इसका एंड पॉइंट पता चल रहा है 120 में ख़त्म हुआ है, बीच में डॉट डॉट दे दिया चूँकि जगह नहीं है या उसको उतना लिखा नहीं जा सकता एलिमेंटों को, इस बीच में अंतिम पॉइंट इसका पता चल रहा है तो 120 है। तो ये आपका हो गया फाइनाइट सेट हो गया। आगे बढ़ते हैं, इनफाइनाइट सेट। तो सेट विच इज नॉट फाइनाइट called infinite, set which is not finite is called infinite set। तो कहने का मतलब ये हुआ, जिस सेट के आप एलिमेंटों को काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, गण नहीं सकते हैं, तो वैसे सेट को हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे ए में आपको दे दिया 1 2 3 4 डॉट डॉट अप टू सो ऑन, तो ये सेट के आप एलिमेंटों को काउंटिंग नहीं कर सकते क्योंकि इसका अंतिम पॉइंट पता नहीं ये कहाँ पर है, तो ये आपका हो गया इनफाइनाइट सेट हो गया। जैसे कि आपका और भी एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि आपका हो गया इवन नंबर 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, ये आपका एंड पॉइंट इसमें पता नहीं है, तो ये आपका हो गया इनफाइनाइट सेट हो गया। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 7 नंबर आपका हो गया आपका इक्वल सेट। इक्वल सेट, तो इक्वल सेट हम किसे कहते हैं? इक्वल सेट किसे कहते हैं या इक्वल सेट का डेफिनेशन क्या होता है? तो इक्वल सेट जो होता है, इसमें आपको दो सेट लेना पड़ेगा, टू सेट A and B if they have exactly the same elements। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दो सेट को इक्वल सेट हम तभी कहते हैं यदि दोनों सेट में सेम एलिमेंट हो। कहने का मतलब यदि दो सेट लिए ए और बी और दोनों सेट में अगर इक्वल दोनों में सेम एलिमेंट हो, जैसे ए में है 1 2 3, बी में आपका वी है 2 3 1 या बी में भी 1 2 3 है, तो उस केस में दोनों सेट इक्वल सेट कहलाएंगे। तो इनका एग्जांपल हो गया आपका, ए में हमने लिया 1 2 3 5 और बी में हमने लिया 2 3 1 5। यहाँ पर दोनों सेट को देखिए, दोनों सेट में सेम एलिमेंट है। ए में आपका 1 2 3 5 है, बी में भी जो एक में जो एलिमेंट है सारे बी में है। तो ये आगे पीछे हो सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल्कुल ए का सारा एलिमेंट बी में है, बी का सारा एलिमेंट ए में है।
तो इस केस में इसे हम लोग इक्वल सेट कहेंगे। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। अगला है इक्विवेलेंट सेट्स। तो इक्विवेलेंट सेट हम किसे कहते हैं? तो इसके लिए आपको 2 सेट लेना होगा, ए और बी। यदि दोनों सेट में एलिमेंटों की संख्या अगर समान है तो उस केस में दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। 2 सेट लेना पड़ेगा, 2 सेट ए एंड बी। तो 2 सेट इक्विवेलेंट सेट कब कराते हैं? यदि नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी। ए में एलिमेंटों की संख्या, बी सेट में एलिमेंटों की संख्या यदि इक्वल हो तो उस केस में दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ए सेट हमने लिया, ए में लिया 1 2 5 7 और बी में हमने लिया 2 6 7 9। तो आप बताइए ए में कितने एलिमेंट है? तो ए में एलिमेंटों की संख्या जो है 4 है, 1 2 3 4। और बी में एलिमेंटों की संख्या जो है इसमें भी 4 है। इस प्रकार से नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी, दोनों आपस में क्या है जी? बराबर है। तो जितने भी टाइप्स थे सेट के वह सारे हो चुके हैं। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बहुत जल्द इसका दूसरा पार्ट लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।